बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम यूनिट 15 पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू एसी सर्किट्स। अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें स्टडी कर ली। आज हम एसी सर्किट्स स्टार्ट्स करने वाले हैं। सर्किट बच्चों मैंने बताया था पाथ ऑफ करंट को बोलते हैं। वो वायर, वो रास्ता जिसमें से करंट फ्लो करता है, दैट इज़ नोन एज सर्किट। सर्किट आपको बच्चों बताए थे दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने इधर रिमाइंडर में शो कराया है। डीसी सर्किट होता है, एसी सर्किट होता है। डीसी सर्किट मैंने बताया था एक्साइटेड बाय डीसी पावर सोर्स सच एज बैटरी। सिंबॉलिकली दिस इज डीसी सोर्स। एंड द सर्किट एक्साइटेड बाय alternating power source mean AC generator, that is known as AC circuit, and AC power source symbolically shown here. In DC circuit, the basic component of circuit is the resistor which controls the passage of current. बच्चों, डायरेक्ट करंट को अगर हमने कंट्रोल करना है, कंट्रोल का मतलब है कम या ज़्यादा करना है, तो हम रजिस्टर से करते हैं। So in DC circuit only resistor controls the passage of current. In AC circuit, in addition to resistor, capacitor and inductor also control the flow of current. It means basic elements of DC circuit is the only resistor, and the basic elements of AC circuit are resistor, capacitor and inductor. Why capacitor and inductor do not control the passage of DC? So one thing should you remember, capacitor blocks DC. कैपेसिटर करंट को आखिरी हद तक जाकर रोक देता है। इट मीन्स DC को कैपेसिटर पास नहीं करने देता या फ्लो नहीं करने। इंडक्टर परमिट्स DC, मीन इंडक्टर DC को रोकता नहीं है, उसको गुजरने देता है। तो कंट्रोल का मतलब है करंट को एक लिमिट के अंदर परमिट करना या एक लिमिट के अंदर अपोज करना। लेकिन ये दोनों एलिमेंट कैपेसिटर और इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करते हैं, उनकी फ्लो को, अल्टरनेटिंग करंट की फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। इट मीन्स एसी सर्किट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो तीन हैं, रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर। लेकिन ये बात बच्चों याद रखनी है, भूल नहीं जानी कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इंडक्टर परमिट्स डीसी, रजिस्टर कंट्रोल्स बोथ डीसी एंड एसी, whereas these two elements only controls the flow of AC. तो चूँकि चैप्टर एसी सर्किट्स के बारे में है, तो हम डिफरेंट एसी सर्किट्स पढ़ने वाले हैं which include resistor, capacitor, inductor and their combinations. So first of all, the first AC circuit which we are going to study, AC through a resistor. हम देखने वाले हैं कि रजिस्टर में से अब अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है, तो सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट है उसमें क्या रिलेशन है, सर्किट में जो पावर सोर्स से आ रही है वो कहाँ जा रही है, ये तमाम चीज़ें इस एसी सर्किट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एसी सर्किट, AC थ्रू अ रजिस्टर। तो हम एक प्योर रजिस्टर लेने वाले हैं जिसकी रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। सर्किट दिखाएंगे फिर बात करें। तो कंसिडर अ प्योर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू AC वोल्टेज सोर्स थ्रू अ स्विच S एज शोन। हम एक प्योर रजिस्टर ले रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है, उसको हमने AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया है और स्विच भी साथ लगा दिया है एज शोन इन द फिगर। दिस इज द प्योर रजिस्टर R कनेक्टेड टू AC वोल्टेज सोर्स विच इज AC जनरेटर थ्रू दिस स्विच S एज शोन इन द फिगर। हमने बच्चों बताया कि ये जो सोर्स है एक ऐसे ही सोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होती है और हाफ साइकिल के बाद ये पोलैरिटी भी रिवर्स करती है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर इधर पोटेंशियल हायर है, इधर पोटेंशियल लोअर है, तो ये हाफ ऑफ पीरियड है। इट मीन ये फ्रॉम 0 to T/2 है। एट T/2 पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। इधर पोटेंशियल जिधर हायर था इधर लोअर कंसिडर होगा, जिधर लोअर था उधर हायर कंसिडर होगा, और ये पोलैरिटी
सस्टेन करेगी T/2 से T तक। साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा ये पोलैरिटी रिवर्स होकर आ जाएगी, तो ये सोर्स कंटिन्यूसली पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। आपको बताया था कि वावडा वाले जो हमें एसी सप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इट मीन्स एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं। इट मीन्स एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स पीक वैल्यू पे जाती है। इट मीन्स एक सेकंड में 100 टाइम पोलैरिटी रिवर्सल होती है। दिस सोर्स इज़ नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। और हमने जो रजिस्टर है इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है थ्रू दिस स्विच एस। जिस वक्त हम स्विच क्लोज करेंगे, सपोज करें हमने स्विच क्लोज कर दिया एट द इंस्टेंट T=0, हमने स्विच इस वक्त क्लोज किया जिस वक्त इधर पोलैरिटी पॉजिटिव स्टार्ट हुई थी। अब इस सर्किट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन जो हम सर्किट में करंट दिखाते हैं वो हमेशा कन्वेंशनली ही दिखाते हैं। तो चूंकि हम इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इधर पोटेंशियल हायर है, तो कन्वेंशनली करंट तो उस तरह मैंने एरो लगा दिया है इन जनरल, तो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तो फिर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रिवर्स होगी। इसका मतलब है सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। जो ही स्विच क्लोज करते हैं तो इस सर्किट में इस रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल जो कि 0 से लेके T/2 तक है, एंड देन फ्लो इन opposite direction for the second half cycle T/2 to T, that is alternating current flows through the resistor। अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, मैंने एक एसी सर्किट लिया है जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर है, एसी वोल्टेज सोर्स से लगा हुआ है और स्विच। अभी स्विच मैंने कहा था कि इन द बिगिनिंग स्विच ओपन था। हम बात कर रहे हैं कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब हमने स्विच एस क्लोज किया तो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले एक डायरेक्शन में मूव करेंगे फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे फॉर द सेकंड हाफ साइकिल। इसका मतलब है कि इस रजिस्टर में या इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा या फ्लो करता है। अब हम इस सर्किट का करंट निकाल सकते हैं अगर हमें इस सोर्स की जो वोल्टेज है वो पता हो। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज अगर हमें पता हो तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकाल सकते। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज इज V=Vm साइन में पढ़ कर आए हैं कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स। Vm पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, ओमेगा टी फेज ऑफ एसी वोल्टेज। ऑलरेडी डिटेल के साथ ये चीज़ें पढ़ चुकी, लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि दिस Vm पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। अब डिफाइन नहीं कर रहे कि पीक वैल्यू क्या है, इस पे डिटेल डिस्कशंस हो चुकी। अब हमने पता चल गया है कि सोर्स की वोल्टेज ये है। ओम लॉ अप्लाई करके हम इस वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो सर्किट के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू I हम निकाल सकते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाय ओम्स लॉ। मैं ओम लॉ से करंट लिखने लगा हूँ I=V डिवाइडेड बाई R। वैल्यू पुट कर दी V की तो Vm डिवाइडेड बाई R एंड साइन ओमेगा। अब बच्चों को पता है कि साइन के साथ या काज के साथ जो अटैच्ड वैल्यू होती है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे हमने ये कहा कि ये Vm मैक्सिमम वैल्यू है V की, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, और यहाँ पर ये Vm/R ये मैक्सिमम वैल्यू है इस I की, विच मे बी रिटन एज Im। सो दिस इक्वेशन इज रिटन एज I=Im into sin omega, where Im which is Vm/R is the peak value of current कह लें या peak value of AC। अब इस इक्वेशन को बच्चों देखें
और इधर इस इक्वेशन को भी देखें। इक्वेशन 1 ये वो वोल्टेज है जो इस रजिस्टर को दी है, प्योर रजिस्टर को दी है। इक्वेशन 2 को देखें, ये वो करंट है जो इसमें से फ्लो कर रहा है। वोल्टेज अल्टरनेटिंग टाइप की है, करंट भी अल्टरनेटिंग टाइप का है। वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, करंट का फेज भी ओमेगा टी है। इसका मतलब है कि जब अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से पास करता है तो वोल्टेज और करंट का फेज सेम रहता है। और इस चीज को मैं ग्राफिकली भी दिखाऊंगा, फेजर में भी दिखाऊंगा, लेकिन मैथमेटिकली क्लियर है क्वेश्चन 1 और 2 से कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट बोथ रिमेन इन द सेम फेज। ना फेज लीड होता है ना फेज लैग होता है। इसका मतलब है जिस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज 0 होगी उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी 0 होगी। जिस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम होगी उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। जिस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम होगी उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट भी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि एसी वोल्टेज जो हम दे रहे हैं इस रजिस्टर को और जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है दोनों का फेज सेम है। इसको बयान करते हैं। कैनिकल इक्वेशंस 1 and 2 show that when alternating current flows through a resistor the applied voltage and resultant current remain in the same phase। हम बोल रहे हैं कि जब अल्टरनेटिंग करंट किसी भी रजिस्टर में से गुजरता है तो जो अप्लाइड वोल्टेज V है और जो रिजल्टेंट करंट है उन दोनों का फेज सेम रहता है। दिस बिहेवियर इज़ ग्राफिकली शोन एस। इस बिहेवियर को हम बच्चों ग्राफिकली दिखाने जा रहे हैं। तो बच्चों मैंने जो बताया आपको कि जब अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से गुजरता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। दिस बिहेवियर इज़ ग्राफिकली शोन हेयर। वोल्टेज का ग्राफ रेड लाइन से दिखाया गया है, करंट का जो ग्राफ है ब्लू कलर वाली लाइन से वो दिखाया गया है। वोल्टेज के जो फेजेस हैं वो 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड पाई हैं एट द पॉइंट्स के मैं लेबलिंग अगर करूं, इस पॉइंट को मैं अगर ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, सी डी और ई, तो जो ए बी सी डी ई पे रेड कलर वाली लाइन के फेजेस हैं वो 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड पाई हैं। और जो ब्लू कलर की लाइन है जो रिजल्टेंट करंट है रजिस्टर का उसके भी फेजेस इन पॉइंट पे यही हैं। इसका मतलब है दोनों एक ही पॉइंट शुरू हो रही हैं, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दोनों क्वांटिटीज़ एक ही पॉइंट बी पे जाकर पीक वैल्यू गेन कर रही हैं, दोनों का फेज सेम है। सी पे आकर दोनों क्वांटिटीज़ 0 पे आ जाती हैं और पोलैरिटी को रिवर्स करती हैं। नेगेटिव पीक वैल्यू सेम फेज़ पे आ रही हैं, साइकिल सेम फेज़ पे जाकर कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी रजिस्टर में से किसी भी प्योर रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो वोल्टेज और करंट का फेज़ सेम रहता है। इन फेज़र रिप्रेजेंटेशन मैंने बच्चों आपको दो वेक्टर दिखाए हैं, एक यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पर ओ लिख दूँ तो ये वेक्टर ओ से ए तक है, ये वाला वेक्टर ओ से लेके सपोज़ बी तक है, तो ओ से लेकर ए तक वेक्टर जो है ये एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज़र है। जो ओ से लेके बी तक वेक्टर है ये दूसरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज़र है। और आपको बताया है कि बच्चों जो फेज़र होता है वो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू को शो करता है, या जो फेज़र होता है वो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को भी शो करता है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में ही करंट वोल्टेज का फेज़र है, इसी ही डायरेक्शन में करंट का फेज़र है। तो ये वोल्टेज और ये करंट वो हैं जो एक प्योर रजिस्टर में से फ़्लो कर रहे हैं। इसका मतलब है जिस वक्त वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होगी उसी वक्त करंट की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होगी। एंड दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ करेंगी पॉजिटिवली एट द सेम टाइम।
तो मैंने फेज़र को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाया है एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 0। तो अगर मैं t 0 पुट करूं इस क्वांटिटी में तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 आएगी। इट मीन्स इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, v का भी प्रोजेक्शन y एक्सिस पे 0 है, i का प्रोजेक्शन भी y एक्सिस पे 0 है। जहाँ पर t 0 पुट करें तो i की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 आएगी, लेकिन दोनों फेज़र का फेज सेम है। It means when alternating current flows through resistor, voltage and current both remain in the same phase। अब बच्चों मैंने बताया है कि ये IM क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है जो VM डिवाइडेड बाई R है इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि ये जो फेज़र है ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को शो कर रहा है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहे हैं, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज और AC को शो कर रहे हैं। तो इन टर्म ऑफ RMS वैल्यू अगर मैं लिखूं तो अब बच्चों आपको क्वेश्चन पता है IM मैंने लिखा है दैट इज़ VM डिवाइडेड बाई R, और जो पीक वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इधर VM अंडर रूट 2 इंटू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई R। अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स IRMS इक्वल टू VRMS ओवर R। सो VRMS इक्वल टू IRMS इंटू R। इट मीन्स कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी सोर्स की वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इंटू रजिस्टर के बराबर होगी। जैसे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इक्वल है पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू रजिस्टर, जिसको हम ये भी ओम लॉ ही है, ये भी ओम लॉ है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये क्वेश्चन लिखी है कि IM इक्वल टू VM ओवर R, तो यहाँ पर लिख रहे हैं IRMS VM RMS ओवर R। तो ये जो दोनों फेज़र हैं ये पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को शो करते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को भी शो करते हैं। जी बच्चों, हमने देखा है कि जब अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से पास करता है तो वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट का फेज़ सेम रहता है। जो वोल्टेज हम सर्किट को दे रहे हैं, रजिस्टर को दे रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है दैट इज़ V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। और जो रिजल्टेंट करंट सर्किट में फ़्लो कर रहा है दैट इज़ I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t। और कंक्लूड हमने कर लिया है कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर देन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट थ्रू द रजिस्टर बोथ remain in same phase. Now we want to calculate the instantaneous power of this AC circuit, कि इस सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है, और फिर एवरेज पावर देखेंगे कि कितनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस पावर, जो इंस्टेंटेनियस पावर इस सर्किट को सप्लाई हो रही है, कि किसी भी AC सर्किट की जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है that is the product of instantaneous values of voltage and instantaneous value of current। अभी क्वेश्चन 1 हमें क्या बता रही है, that is the instantaneous value of the voltage applied to this resistor। क्वेश्चन 2 हमें क्या बता रही है, instantaneous value of current through resistor या through this circuit। तो अगर हम instantaneous power निकालना चाहते हैं इस सर्किट की तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये जो बात बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ दिस सर्किट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। हर AC सर्किट की जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो प्रोडक्ट होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हम इसको भी सिस्टम इंटरनेशनल में वाट में ही मेजर करते हैं। और बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है AC सर्किट की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पावर विच फ्लो फ्राम द सोर्स टूवर्ड्स द सर्किट या टूवर्ड्स द लोड दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड द पावर टू द सोर्स फ्राम द लोड या फ्राम द सर्किट दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो अब डिफरेंट जब हम AC सर्किट्स पढ़ेंगे
तो डिफरेंट एसी सर्किट्स की हम इंस्टेंटेनियस पावर्स और एवरेज पावर्स को हम कैलकुलेट करके देखें। अब यहाँ पर चूँकि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट है, तो यहाँ की इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू एसी सर्किट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस values of AC voltage and AC. The instantaneous power supplied to the AC circuit is simply the product of instantaneous values of AC voltage and instantaneous value of AC. It may be positive or negative. हम कह रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर होती है एसी सर्किट की, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। द पावर फ्लोज फ्रॉम द सोर्स इज़ पॉजिटिव एंड द पावर फ्लोज टू द सोर्स इज़ नेगेटिव। हम कह रहे हैं कि जो पावर सोर्स से फ्लो करती है टूवर्ड्स द सर्किट दैट इज़ पॉजिटिव एंड द पावर विच फ्लोज टू द सोर्स फ्रॉम द circuit that power is taken as negative and it is measured in watt, expressed in watt in system international में इसको वाट में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब बच्चों हम इस सर्किट अब बच्चों जो हम बोल रहे हैं कि पावर फ्लो फ्रॉम द सोर्स इज पॉजिटिव एंड पावर फ्लोज टू द सोर्स इज नेगेटिव। अब इस सर्किट यानी इस रेजिस्टिव सर्किट की हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज P इक्वल टू V इंटू आई। मैंने बताया कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का प्रोडक्ट है। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ V एंड I, पुटिंग द वैल्यूज़ of V and I from equation 1 and 2 which are written here now, we get P equal to Vm sin omega t into Im sin omega t. P equal to we get Vm Im sin square omega t. अब बच्चों ज़रा देखें, हमें नज़र आ रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की वो हमेशा पॉजिटिव। ये क्वेश्चन भी शो कर रही है, उसी क्वेश्चन से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं और अभी हम इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि इंस्टेंटेनियस पावर V और I का प्रोडक्ट है और V और I दोनों सेम फेज़ में हैं। इसका मतलब है कि जब V की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव होगी तो I की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई पॉजिटिव वैल्यू वी गेट पॉजिटिव पावर। और अगर V की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सपोज़ नेगेटिव है तो I की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव फिर भी इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव ही है। इसका मतलब है कि हर फेज़ एंगल पे ओमेगा टी की किसी भी वैल्यू पे V और I का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। उसकी मैंने रीज़न बता दी है कि अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे V वैल्यू पॉजिटिव है तो उसी वैल्यू पे I की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फेज़ पे V की वैल्यू नेगेटिव है तो उसी फेज़ पे I की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो मीन जो प्रोडक्ट होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ AC वोल्टेज एंड AC का दैट इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसमें पावर हमेशा सोर्स से फ्लो करती है। इसका मतलब है कि सोर्स कंटिन्यूसली पावर सप्लाई ही करता रहता है। तो इसका मतलब है कि सर्किट हमेशा पावर ड्रा करता है या डिसिपेट करता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम बोल रहे हैं जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है वो पावर लॉस करता है। दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर लॉस बाय द प्योर रजिस्टर, और हम इसकी एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर दैट फ्लोज फ्रॉम द सोर्स टू द रजिस्टर कॉल्ड पावर
लॉस इन रजिस्टर। इसको हम पावर लॉस इन रजिस्टर का नाम दे रहे हैं और जिसको मैं ग्राफिकली दिखाने वाला हूँ। अब ये जो बच्चों VMIM है, ये पीक वैल्यू ऑफ पावर लॉस है इन रजिस्टर, जिसको अगर हम चाहें तो PM लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इट मीन ये जो एक्सप्रेशन P = VMIM साइन ओमेगा स्क्वायर T है, साइन स्क्वायर ओमेगा T है, हम इसको लिखना चाहें तो P = PM साइन स्क्वायर ओमेगा T लिख सकते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर लॉस इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज़ ग्राफिकली ड्रॉन एस। हम इसको ग्राफिकली भी बच्चों दिखा देते हैं। इस एक्सिस पे बच्चों हम क्वांटिटी लेते हैं टू बी ड्रॉन और इस एक्सिस पे हम फेज़ या टाइम लेते हैं। कितना टाइम सर हुआ? जी बच्चों, मैंने ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द प्योर रेजिस्टिव सर्किट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर को मैंने ग्राफिकली ड्रा कर दिया है। अब बताया कि जो V है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू -VM से +VM के इन बिटवीन वेरी करती है। ये साइनसाइडल है और इस ग्राफ में ये जो ब्लू कलर का जो ग्राफ दिखाया गया है, जिसको हमने यहाँ पर ब्लू कलर के साथ रिटर्न किया है, V+VM इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू है, -VM इसकी नेगेटिव पीक वैल्यू है। तो ये ब्लू कलर का ग्राफ वेरिएशन शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को ब्लैक कलर का जो स्केच है उससे दिखाया गया है। रिटर्न हेयर I पॉजिटिव पीक वैल्यू +IM, नेगेटिव पीक वैल्यू -IM। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, साइन स्क्वायर का फंक्शन है जो वेरी करता है फ्राम 0 to 1। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर वेरी करेगी फ्राम 0 to पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, और इसको ग्रीन कलर के ग्राफ से दिखाया गया है। हम देख रहे हैं कि जिस वक्त V और I दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हैं तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड AC। और इधर हम देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट बोथ आर नेगेटिव, पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज, सो इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो हमें नज़र आ रहा है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो सोर्स होता है उससे हमेशा पावर फ्लो करके सर्किट की तरफ ही जाती है। इट मीन्स प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर को लॉस करता है, जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। इसकी एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एवरेज पावर लॉस प्योर रेजिस्टर के अंदर एवरेज पावर लॉस अगर हमने निकालनी है बच्चों, P की एवरेज वैल्यू लेनी है तो V की VM चूँकि पीक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, IM है कांस्टेंट वैल्यू, तो इनकी एवरेज वैल्यू तो यही आएगी। साइन स्क्वायर ओमेगा T वेरिएबल है, 0 से 1 के इन बिटवीन वैल्यू करता है, तो एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा T की लेंगे जो 1/2 आएगी। तो हम पावर लॉस कैलकुलेट करके देखते हैं। P एवरेज दैट इज़ VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा T एवरेज। हम कह रहे हैं कि ये वाला फंक्शन जो है ये 0 से लेके 1 तक वेरी करता है, तो एवरेज वैल्यू अगर हम पावर की निकालें P दैट इज़ VM IM 0 + 1 / 2, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर लॉस इन रजिस्टर निकालें तो दैट इज़ VM IM एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। एवरेज वैल्यू पावर लॉस की इस रजिस्टर में से निकालें तो दिस में बी रिटर्न एज VM /√2 प्रोडक्ट IM /√2। हम बच्चों इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर 2 ही आ जाएगा। तो दैट इज़ रिटर्न एज, आपको पता है कि P की वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2 दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड IM /√2 दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज पावर लॉस है प्योर रेजिस्टर सर्किट में दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड AC। इसलिए बच्चों आपको बताया था कि जितने हमारे ये अप्लाइंसेस AC सर्किट में लगी हैं
ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे रेटेड होती हैं और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ही ड्रा करती हैं। तो हमारे एसी मीटर्स जो एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट को मैयर करते हैं, एक्चुअली वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और एसी को मैयर करते हैं। ये ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट क्या होती हैं। अफेक्टिव वैल्यूज़ ही होती हैं, इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट होती हैं, विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द AC. These values are named as root mean square values. So the average power which is dissipated in the pure resistive circuit, that is always positive, and that is equal to Vrms